दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 3, हमें संसद क्यों चाहिए। दोस्तों, संसद जो है प्रतिनिधियों की सभा होती है। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में सम्मेलन करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें संसद आवश्यक है। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे संसद के कार्य क्या हैं, भारतीय संसद किस प्रकार से कार्य करती है, इन सभी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सहभागिता और नागरिकों की सहमति यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद देती है। और इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। देखिए, यहाँ पर संसद की संरचना को दर्शाया गया है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। पहला मुद्दा ये है दोस्तों कि लोगों को फैसला या निर्णय क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी और तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। जो औपनिवेशिक शासन था या ब्रिटिश सत्ता के अधीन जब थे तो उसमें न तो स्वतंत्रता थी, न समानता की भावना थी और निर्णय प्रक्रिया में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश शासन से सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का भी सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थीं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। देखिए, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं और स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतें और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर देखिए, एक चित्र में एक वृद्ध पुरुष जो है मतदान के लिए जो प्रिंट सामग्री है उसको देख रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बटन दबाएं, वोट डालें। दोस्तों, इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है और 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था और इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। लोग और उनके प्रतिनिधि। दोस्तों, इसके बारे में आइए देखते हैं। सहमति का विचार लोकतंत्र का केंद्र बिंदु होता है और सहमति का मतलब है
चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है इसमें जनता होती है और जनता बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक ऐसा मत होता है जिन पर सभी लोग सहमत होते हैं और इन लोगों की स्वीकृति होती है और तथा ये जो सभी लोग हैं इन सभी लोगों की हिस्सेदारी यानी पार्टिसिपेशन होता है राजनीतिक व्यवस्था में। दोस्तों, इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है इसके बारे में जानना जरूरी है। आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है और इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था क्यों की गई? दोस्तों, ऐसे तो देखा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, लेकिन बढ़ते जनसंख्या के कारण सभी लोगों द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी करना संभव नहीं है। इसलिए प्रतिनिध्यात्मक शासन का विचार लाया गया। लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक हाथी है जिस पे मतदान कर्मी चढ़ रहे हैं। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, प्रतिनिधित्व का विचार क्या था? तो प्रतिनिधित्व का विचार जो था इसमें आप जानते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है और कैसे लोग जनता के लिए उनकी भावनाओं के आधार पर शासन करते हैं। देखिए, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर चित्र एक दिया गया है। ये संसद का चित्र है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं। देखिए, एक राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है और लोकसभा निम्न सदन कहलाती है। राज्यसभा में कुल 45 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य, और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। संसद, तो इसमें आइए जानते हैं संसद की भूमिका क्या है, यानी संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था की प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं और देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ही होते हैं। यहाँ पर देखिए एक तालिका में किस तरह से जो 16वीं लोकसभा 2014 थी उसके परिणाम को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजनीतिक दल और उनके निर्वाचित सांसदों की संख्या थी। 2014 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 282, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली थी। इसके अलावा राज्य स्तरीय दलों को भी सीटें प्राप्त हुई थीं। 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम यहाँ पर दिया गया है। ये 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम किस प्रकार से राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटें हैं उनका आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, संसद के लिए जो या सांसद के रूप में चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं और इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो संसद के जो कार्य हैं उनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। दोस्तों, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, यानी संसद के जो भाग होते हैं भारतीय संसद में
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद चुने गए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। दोस्तों, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है और जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों की समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका आती है। भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में कई बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है। बहुमत मिलने का मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है और ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। दोस्तों, राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो और इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसे संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत या नामित किए जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में जो है कुशल होते हैं। दूसरा कार्य है संसद का सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। दोस्तों, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यहाँ पर देखिए, संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2007 दिनांक 30 नवंबर 2007 के उत्तर के लिए विद्यालयों में जंक फूड। 2007 में श्री सालारापट्टी कुप्पुस्वामी खारवेंतन, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने और पोषण मानक विकसित करने को भी कहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या केंद्र सरकार ने राज्यों के द्वारा उपर्युक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री द्वारा दिया गया कि जी नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा है कि विद्यालय में पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने के विषय में विचार करें और ग और घ प्रश्न नहीं उठता।
तो देखिए, कुल मिलाकर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर एक प्रश्न का उदाहरण दिया गया था। दोस्तों, सांसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार सक्रिय और चुस्त रहती है और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की जो मंजूरी होती है सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसद या अन्य दलों के सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आयाम है। संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। दोस्तों, कानून बनाना या विधि का निर्माण करना ये संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में कौन लोग होते हैं? दोस्तों, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। पहले बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी बढ़ गए हैं और जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे भी अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है और ये देखिए, एक तालिका है, इसमें चुनाव वर्ष और मतदान प्रतिशत दिया गया है कि लोकसभा में वोट डालने वाले लोगों का मतदान प्रतिशत कैसा है। तो देखिए, यहाँ पर पहली लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा के ब्यौरे दिए गए हैं और मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है और यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से देखा जाए तो हाल में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है और इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं और आज उनकी संख्या 9% से जरा सा ऊपर पहुंच गई है। और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें भी बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश कुछ ऐसे मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई में प्रातिनिधिक है या नहीं, और हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भाग लेने वाले लोगों की आस्था को झलकाता है। देखिए, इस अध्याय से महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों को जानते हैं। स्वीकृति। दोस्तों, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना स्वीकृति कहलाता है। और इस अध्याय में स्वीकृति शब्द का प्रयोग तब आया है जब संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों संदर्भ में प्रयोग किया गया है। गठबंधन का मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है और गठबंधन शब्द का प्रयोग चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले कई दलों के गठजोड़ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनसुलझे, तो इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये था 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र का अध्याय 3। इसमें जो आपने संसद की भूमिका और संसद के महत्व के बारे में पढ़ा, संसद क्यों ज़रूरी है या संसद की हमारे लिए आवश्यकता क्या है, इन सब के बारे में आपने इस अध्याय में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।